हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 15 मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। देखो, आजकल यूट्यूब पे स्ट्रेटजी माफिया का दौर चल चुका है। जहां देखो आपको 50 प्रकार की स्ट्रेटजी वाले वीडियोज मिल जाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, आप अपने स्ट्रेटजी पर अडिग रहिए, भटकने की जरूरत नहीं। और आपको पता ही होगा कि जब हम इसकी तैयारी करते हैं तो हमें कौन से बेसिक एंड द रेफरेंस बुक पढ़ने होते हैं एंड टेस्ट सीरीज लगाने होते हैं। इसके अलावा आपको 50 प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाने की जरूरत नहीं है। आपका डाइवर्जन होता है, टाइम वेस्ट होते हैं। जो स्ट्रेटजी माफिया है उसका काम ही है भाई साहब पेज व्यू बढ़ाना और फिर पैसे अर्न करना, बट आपका टाइम वेस्ट होता है। इसलिए आपको डिसाइड करनी है कि आपको स्ट्रेटजी माफियाओं के चंगुल में फंसना है या फिर आपको अपनी वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी पर चलना है और विदाउट वेस्टिंग द टाइम आपको अपने मेहनत पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते रहना है। तो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम इन वॉचिंग सच स्ट्रेटजी वीडियो। आपकी खुद की स्ट्रेटजी है, आपने बहुत ही अच्छे प्लान कर रखे हैं, अपने प्लान के अनुसार चलिए एंड उस पर अडिग रहिए। टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, स्ट्रेटजी वीडियो देखने से नहीं मिलेंगी, वहां सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। सो प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी एंड एक एक मिनट आपका कीमती होता है, इसीलिए इस कीमती वक्त को दूसरे चीजों में जाया करने मत दे। सो फ्रेंड्स, ये मैं कहना चाह रहा था क्योंकि आजकल स्ट्रेटजी माफिया वाला का वीडियो खूब चल चुका है। मैं देखते रहता हूं तो पता चलता है कि हाँ, पढ़ाने के बजाय आपको स्ट्रेटजी वाले अट्रैक्टिव वीडियोज ला के दे देते हैं कि 2 मिनट में 3 महीने में पढ़ो और पूरा प्रीलिम्स और मेंस और धरती का सारा एग्जाम क्लियर कर लो। ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब पेज व्यू अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। इसलिए बी अलर्ट, है ना। कौन से कंटेंट आपके पास आने चाहिए नहीं आने चाहिए ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप डिसाइड करो, आपकी जो अंदर कॉन्शियसनेस बैठी है वो डिसाइड करेगी कि भाई साहब कौन से कंटेंट हमारे लिए अच्छे होंगे नहीं होंगे। ठीक है, सो बी अलर्ट एंड एक एक मिनट आपकी कीमती है, इसलिए आप अपने टाइम को अच्छे से इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करना सीखें एंड अपने टाइम को अपने लिए रिजर्व रखें, ना कि आपको दूसरे के चंगुल में बचने की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, ये कहना था। आज हमें 5 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। पहला है आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2019 रिलीज्ड। तो इसके अंतर्गत बेसिकली सर्टेन डाटा आपको मिल जाएंगे। क्रूड बर्थ रेट क्या है, क्रूड डेथ रेट का स्टेटस क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की क्या स्टेटस है, तो इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो हम धीरे धीरे इनके हाईलाइट को देखेंगे, लेकिन सबसे पहली बात सिलेबस के साथ शुरुआत करते हैं। इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर या सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ। तो फाइंडिंग्स को जानने से पहले ये जो बेसिक कीवर्ड है इसको अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी बेसिक पर फोकस कर ले कि क्रूड बर्थ रेट क्या है, क्रूड डेथ रेट क्या है। तो अगर हम बात करते हैं क्रूड बर्थ रेट की, तो इट सिंपली मींस एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, है ना। पर 1000 पॉपुलेशन में जो एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ हुई हैं उसको हम क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। एंड इससे रिलेटेड अगर फाइंडिंग की बात करें तो देख सकते हो नेशनल लेवल पर 2019 में ये जो आपका CBR है वो 19.7 रहा है, यानी कि पर 1000 पॉपुलेशन में जो आपका एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ रहा 2019 में वो आपका 19.7 रहा है। एंड जाहिर सी बात है मैक्सिमम कहाँ पर मिलेंगी आपको, बिहार में मिलेंगी, एंड मिनिमम कहाँ पर मिलेंगी आपको, केरला मिलेंगी। आपको अगर स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है आपको ये डाटा याद रखने हैं, अदरवाइज आपको बस याद रखनी है कि मैक्सिमम कहाँ पर है, मिनिमम कहाँ पर है। ठीक है, एंड एक बात ये भी है कि अगर हम 2014 से 2019 तक के डाटा को कंपेयर करें तो 1.3 पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला है क्रूड बर्थ रेट में। और ये जो आपका क्रूड बर्थ रेट में डिक्लाइन हुआ है वो आपका रूरल CBR की बात करें तो 1.3 पॉइंट से, एंड अगर हम बात करें अर्बन CBR में डिक्लाइन की बात करें तो 1 पॉइंट से। ठीक है,
तो ये बात हमने क्रूड बर्थ रेट की। अब अगर हम बात करें क्रूड डेथ रेट की, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन, ठीक है। और ये आप देख सकते हो नेशनल लेवल पर ये 2019 में कितनी रही, 6 रही है। मैक्सिमम आपका क्रूड डेथ रेट कहाँ देखने को मिला है, छत्तीसगढ़ में। मिनिमम कहाँ पर है, दिल्ली में, कितनी है, 3.2। एंड आप देख सकते हो अगर लास्ट 5 ईयर के ट्रेंड की बात करें, क्योंकि आजकल यूपीएससी एक ट्रेंड वाला भी क्वेश्चन डाल देती है ऑप्शन में, ठीक है। तो देख सकते हो ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स जो आपका नेशनल क्रूड डेथ रेट में डिक्लाइन हुआ है वो आपका 0.7 पॉइंट से डिक्लाइन हुआ है। एंड अगर हम बात करें फीमेल क्रूड डेथ रेट में डिक्लाइन, तो वो आपका 0.6 पॉइंट से डिक्लाइन हुआ है, जबकि अगर मेल क्रूड डेथ रेट में डिक्लाइन की बात करें तो 1.2 पॉइंट से डिक्लाइन हुआ है। एंड अगर हम बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 1 ईयर ऑफ एज। तो इसको अच्छे से याद रखना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन विच कम्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज। यही अगर हम अंडर 5 ईयर ऑफ एज का मोर्टेलिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हो जाएगा, उसे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, तो आप देख सकते हो 2 पॉइंट डिक्लाइन हुआ है। 2019 में ये आपका 30 है और 2018 में ये आपका 32 था। तो इसका मतलब 32 से आपका 30 पर आया है, 2 पॉइंट डिक्लाइन हुआ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। इसका सिंपल सा मतलब कहे तो 1000 लाइव बर्थ जो हुए हैं चिल्ड्रेन के अंडर 1 ईयर ऑफ एज, उसमें आपका 2019 में 30 का डेथ हुआ था, 2018 में यही 32 का डेथ हुआ था। ये सिंपल सा मतलब है। और मैक्सिमम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, संख्या कितनी है, 46। मिनिमम कहाँ पर है, केरला में, ठीक है। और अगर हम बात करें अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की, तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है दैट ए चाइल्ड बोर्न इन ए स्पेसिफिक ईयर और पीरियड विल डाई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 5 ईयर्स। एंड आप देख सकते हो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में आपका 1 पॉइंट से डिक्लाइन हुआ है, काफी कम डिक्लाइन हुई है। 2018 में 36 थी, अभी 1 पॉइंट से डिक्लाइन हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो 35 हुई होगी। एंड अगर हम बात करें जो आपका मेल अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, उसमें आपका 1 पॉइंट से डिक्लाइन हुआ है। एंड जो फीमेल अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है उसमें 2 पॉइंट से डिक्लाइन हुआ है ड्यूरिंग द कोरस्पॉन्डिंग पीरियड, यानी कि 2018 2019। एंड अगर हम बात करें सेक्स रेशियो एट बर्थ, तो आपको ये पता होगा नंबर ऑफ गर्ल्स बोर्न फॉर एवरी 1000 बॉयज, है ना। तो नेशनल लेवल पर ये तो बढ़ी हैं। अगर हम बात करें सेक्स रेशियो एट बर्थ के बारे में, तो नेशनल लेवल पर आप देख सकते हो 5 पॉइंट से इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2016 से 18 के पीरियड में ये आपका 899 था, और 2017 से 19 के पीरियड में बात करें तो आपका 904 हुआ बर्थ। अगर हम बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव चेंज है। एंड केरला में आपका जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो आपका हाईएस्ट रहा है 968, एंड उत्तराखंड में आपका लोवेस्ट है 848 है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें टोटल फर्टिलिटी रेट, तो टोटल फर्टिलिटी रेट सिंपली रिप्रेजेंट्स कि एक जो महिला है ना, वो अपने लाइफ टाइम में या फिर चाइल्ड बियरिंग ईयर्स में कितने बच्चे पैदा कर सकती हैं, उनको टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट वुड बी बोर्न टू ईच वोमेन इफ शी वेयर टू लीव टू एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग ईयर्स। तो ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, आप बार बार सुनते रहते होंगे कि इसमें डिक्लाइन हुआ है। 2019 में ये आपका घटकर 2.1 हो चुका है। एंड बेसिकली पहले ये आपका 2.2 था फ्रॉम द लास्ट 2 years लाइक 2017 2018। एंड जाहिर सी बात है बिहार आपका हाईएस्ट TFR रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट जो है वो बिहार की है 3.1, ठीक है। यानी कि वहाँ पर एक एवरेज वोमेन 3 चाइल्ड को जन्म देती हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल हैव रिपोर्टेड लोवेस्ट TFR 1.5,
ठीक है। वैसे भी आपको साउथ इंडिया में जो TFR है वो कम ही देखने को मिलेंगे, बिकॉज साउथ इंडिया में जो पॉपुलेशन है उन्होंने अपने फर्टिलिटी रेट पर काफी काबू किया है। ठीक है। एंड जो आपका रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल है उसको हम कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो रिप्लेस अपनी जगह पर कितने को करेगा। जैसे अगर हम बात करें रिप्लेसमेंट लेवल, तो रिप्लेसमेंट लेवल TFR का मतलब ये हुआ कि जैसे पेरेंट है, पेरेंट में एक माता हो गई, पिता हो गई। अब ये जो एक माता पिता है, अगर ये दो बच्चे को जन्म देती हैं तो ये जो माता पिता है और ये जो बच्चे, ये बच्चे दो बच्चे अपने माता पिता को भविष्य में रिप्लेस कर देंगे, तो इनको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल। ठीक है। तो अभी भारत का रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल क्या है आपका 2.1 है, और ये 15 स्टेट में अटेंड कर लिया गया है ना। तो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट का क्या मतलब हुआ कि लेट से कि पेरेंट है और पेरेंट्स से निकले दो बच्चे हैं, तो वो दो बच्चे रिप्लेस कर देंगे माता पिता को आने वाले समय में, तो ये हो गया आपका रिप्लेसमेंट लेवल। ठीक है। एंड डेफिनेटली सारे राज्यों का डिफरेंट रिप्लेसमेंट लेवल होता है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 15 स्टेट ने कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट लेवल जो है 2.1 हासिल कर लिए है। ठीक है। तो अगर हम बात करें SRS की, यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की, तो जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ये आपका रिलीज किया गया है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के द्वारा, और आपको कान खोलकर याद रखनी है कि इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इट डज नॉट कम अंडर MOSPI। UPSC मिनिस्ट्री से खेलती है, इसलिए यू मस्ट रिमेंबर कि आपका ये जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। एंड ये जो आपका SRS है ये ओनली ऑफिशियल सोर्स है डेमोग्राफिक डाटा का, एक्सेप्ट डिकेडल सेंसस। एक तो आपको डिकेडल सेंसस यानी कि एक दशक में यानी कि 10 सालों में जो एक बार सेंसस होता है वो तो आपको डाटा देता ही है, डेमोग्राफिक डाटा के बारे में जानकारी। दूसरा है आपका SRS विच इज द ओनली ऑफिशियल सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक डाटा। एंड ये जो SRS है वो डेमोग्राफिक सर्वे है। डेमोग्राफिक सर्वे यानी कि हम पॉपुलेशन को तो कंसीडर करते हैं, उसके साथ साथ कंप्रीहेंसिव डाटा भी आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि हमारे पॉपुलेशन का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है ना, एज वेल एज अदर इंडिकेटर्स रिलेटेड टू द हेल्थ। उन सब की जानकारी हम जब लेते हैं तो वो हो गया आपका कंप्रीहेंसिव सर्वे दैट रिप्रेजेंट्स द डेमोग्राफिक सर्वे विच गेट्स कंडक्टेड अंडर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड। ये आपको जरूर याद रखने हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आपका ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर आता है। और सेकंड पॉइंट में आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ पर आपका ओनली कीवर्ड से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि आप डाउट हो जाओ ऑप्शन को मार्क करने में, इसलिए बी केयरफुल। तो ये याद रखनी है। सो फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 1 हमने डिस्कस किया। होप यू अंडरस्टूड क्लियरली। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स on rejuvenation of 13 major rivers through forestry interventions release। तो सिंपली कहा जाए तो 13 मेजर रिवर्स का रिजुवेनेशन किया जाएगा। रिजुवेनेशन मतलब आप समझते होंगे, एक प्रकार से जो ये रिवर्स है उनको तरोताजा कर दिया जाएगा, यानी कि इनके जो ओरिजिनल फॉर्म है, इनकी जो ओरिजिनल क्वालिटी है ना, इन सबको वापस प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाएगा। इसी को कहते हैं रिजुवेनेशन। एंड आपने ज्योग्राफी में रिजुवेनेशन टर्म सुना भी होगा। ठीक है। तो ये जो 13 मेजर रिवर्स है आप हमें बताओ। झेलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलज, ये तो आपको पता है कि 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं और ये सब इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और ये सब आपके इंडस की ट्रिब्यूटरी है। और यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, ये सारे के सारे रिवर सिस्टम के बारे में मैंने आपको YouTube पर वीडियो बना रखी है। GS स्कोर का PDF था, मैंने उसको अच्छे से कम्प्रीहेंसिव तरीके से आपको बताया है और आप वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा क्योंकि रिवर से 1 2 क्वेश्चंस आते ही है। सो यू शुड नॉट मिस दैट लेक्चर सीरीज एज वेल। इसलिए आपको कहीं ना कहीं
लिंक पर जाके देख लेनी चाहिए। आई थिंक इट इज़ बेटर, बिकॉज उसको अंडरस्टैंड करने में, ग्रैस्प करने में थोड़ा समय भी लगता है, तो आप थोड़े थोड़े करके देख सकते हो। इट विल बी डेफिनेटली क्लियर जो भी रिलेटेड आपके इश्यूज या डाउट होंगे रिवर सिस्टम को लेकर। 3 मेजर रिवर सिस्टम हमारे भारत में अगर देखें तो मौजूद होते हैं। एक तो इंडस होता है, एक गंगा होता है, एक ब्रह्मपुत्र। 3 मेजर ब्रॉडर रिवर सिस्टम जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, और उसी के बारे में आपको वहां पर वीडियोज में दी गई होंगी। ठीक है, तो ये जो आपके रिवर्स के नाम अभी हमने लिए, ये लगभग आपका 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, विच रिप्रेजेंट 57.45 ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। एक बात आप हमें बताओ, जो हमारे देश की जियोग्राफिकल एरिया है, ये वर्ल्ड के जियोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है? दैट कैन बिकम ए पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर यूपीएससी और अदर पीएससी एग्जाम। तो आप दिमाग दौड़ाओ, क्या है आपका? 2% है, या फिर 2.4% है, या फिर 3.4% है, या फिर 5% है? आपको बता देते हैं, द राइट आंसर इज 2.4%. 2.4% of the geographical area of the world that gets represented with respect to India's geographical area. ठीक है, तो आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। यहां से पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज ये आपके एनसीईआरटी में भी दिए रखे हैं। हाँ, मैंने तो सिलेबस ही नहीं डिस्कस किया। चलो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो वेयर इज द सिलेबस? हाँ, देख सकते हो, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आप इन सब से जोड़ सकते हो। तो अगर हम बात करें इस डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की, तो क्या फीचर्स हैं इसके? तो पहली बात तो जो रिवर्स हैं अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज, इन जगहों पर फॉरेस्ट्री इंटरवेंशंस की जाएंगी इन द रिवरस्केप। रिवरस्केप कीवर्ड आपको अच्छे से याद रखना है। इट इज द लैंडस्केप एट और अराउंड द रिवर, यानी कि जो रिवर है, लेट्स से अगर हम झेलम रिवर को ले ले, तो झेलम रिवर के इन एंड अराउंड जो आपका लैंडस्केप है उसको हम रिवरस्केप कहते हैं, और यहीं पर आपका फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन किया जाएगा। ठीक है, टू रिजुविनेट दीज रिवर्स। और ये जो आपका फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन किया जाएगा रिवरस्केप में, वो आपका डिफरेंट लैंडस्केप के अंतर्गत हो सकता है। एक तो नेचुरल लैंडस्केप के अंतर्गत हो सकता है, एग्रीकल्चरल लैंडस्केप, या फिर अर्बन लैंडस्केप। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका इन एंड अराउंड एरिया है रिवर के, ठीक है, जिसको हम रिवरस्केप भी कह रहे हैं, तो यहाँ पर आपका एग्रीकल्चरल लैंडस्केप के माध्यम से आपका जो रेजुविनेशन किया जा सकता है, या फिर नेचुरल लैंडस्केप जैसे आपका एफोरेस्टेशन हो गया, ट्री ग्रो करने लग गए, या फिर आपका अर्बन लैंडस्केप हो सकता है। और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन रिज टू वैली अप्रोच अपनाया जाएगा। इस रिज टू वैली अप्रोच के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, एज वेल एज सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, दैट वुड प्रीसीड द प्लांटेशन ऑपरेशन। ठीक है, because soil and moisture conservation be one of the important component for conserving the landscape. ठीक है, एंड जब हम बात करते हैं रिज टू वैली अप्रोच, तो इसको अच्छे से समझ लो कि जैसे आपका रिज किसको रिप्रेजेंट करते हैं? माउंटेनियस पीक को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी आपका रेनफॉल होता है तो इन माउंटेन्स पर जो भी बारिश गिरती हैं वो आपका नीचे को फ्लो करती हैं, वैली की ओर फ्लो करती हैं। तो रिज टू वैली अप्रोच साफ साफ कहता है कि भाई साहब जो रेन वाटर है जो आपका रिज से आ रही है, पहाड़ों से आ रही है, उसको डिटेन करो, डाइवर्ट करो, स्टोर कर सकते हो, और उसका इस्तेमाल करो विद द इंटेंशन कि भाई साहब जो भी ड्रॉप ऑफ वाटर आ रही हैं फ्रॉम द रिजेज उसको कंजर्व किया जा सके एंड उसको रिड्यूस किया जा सके फ्रॉम सरफेस रन ऑफ, एज वेल एज उसकी वेलोसिटी पर भी कंट्रोल किया जा सके। बिकॉज अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इरोजन ज्यादा होगा, इरोजन ज्यादा होगा तो वेजिटेशन डिस्ट्रक्ट होंगी। ठीक है, एज वेल एज सरफेस रन ऑफ अगर ज्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है कि हम वाटर को कंजर्व नहीं कर सकेंगे। तो रिज टू वैली अप्रोच का मतलब ये हुआ कि जो भी रेन वाटर आपका रिज से, पहाड़ों के क्षेत्रों से आ रही है उसको डिटेन करो, डाइवर्ट करो, स्टोर करो, एंड जो अवेलेबल वाटर है, रेन वाटर है, उसका इस्तेमाल करो विद द इंटेंशन टू कंजर्व एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर स्टार्टिंग एट द रिज एंड
रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ वॉल्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। अदरवाइज सॉइल इरोजन एज वेल एज अदर निगेटिव फेनोमेना विल स्टार्ट अकरिंग। अभी क्या होता है, जो भी रेन वाटर आती है वो डायरेक्ट आपका पहाड़ों से उतरकर समुद्र में जाके चली जाती है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। दैट्स वाई वाटर क्राइसिस हो जाती है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में वाटर की जो अवेलेबिलिटी है नहीं है, हमारे देश में अच्छा खासा पानी या फिर रेन वाटर उपलब्ध है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम उसे कंजर्व नहीं कर पाते। मेजोरिटी ऑफ द वाटर आपका अनयूटिलाइज चली जाती है सी में, ठीक है। तो ये दिक्कत हो जाती है। एंड फिर आप देख सकते हो फोकस ऑन प्रोटेक्शन, एफोरेस्टेशन, कैचमेंट ट्रीटमेंट, इन सब पर फोकस किया जाएगा। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, मॉइस्चर कंजर्वेशन, लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट, इनकम जनरेशन, इको टूरिज्म। इको टूरिज्म यानी कि इको फ्रेंडली टूरिज्म। ये सब कीवर्ड कितने अच्छे अच्छे हैं, सब कीवर्ड को याद रखना है। मॉइस्चर कंजर्वेशन, लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट, इनकम जनरेशन, इको टूरिज्म, ये सब अच्छे अच्छे चीजें हैं, आपको याद रखनी है। इन पर फोकस किया जाएगा, है ना, बाय डेवलपिंग रिवर फ्रंट्स, इको पार्क्स डेवलप करके, अवेयरनेस सिटीजन्स में, मासेस में फैलाकर, स्प्रेड करके आपका प्रोटेक्शन किया जा सकता है। तो सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो सिग्निफिकेंस यही होगा कि इन सब के माध्यम से जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं इसके तहत, तो आपका ग्रीन कवर बढ़ सकती है। ग्रीन कवर यानी कि फॉरेस्ट कवर बढ़ सकती है, और फॉरेस्ट कवर बढ़ने से, ग्रीन कवर बढ़ने से क्या होगा, जाहिर सी बात है सॉइल इरोजन को कंटेन किया जा सकेगा। बिकॉज जब हम एफोरेस्टेशन करेंगे तो जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, ट्रीज की, वो सॉइल को पकड़ के रखती है, तो सॉइल को पकड़ के रखेंगी तो आपका सॉइल इरोजन होने से बचेगा। दैट्स वाई जो आपका रेगिस्तान होता है वहां पर अगर वेजिटेशन नहीं होते तो आपको आराम से सॉइल इरोजन देखने को मिलता है, धूली मिट्टी उड़ते रहती है। लेकिन जहां पर आपका डेंस वेजिटेशन होता है वहां पर सॉइल इरोजन मिनिमल होता है, ठीक है। तो कंटेन द सॉइल इरोजन एंड रिचार्ज वाटर टेबल। वाटर टेबल को कैसे रिचार्ज करेगा, बिकॉज वाटर रिटेंशन कैपेसिटी वेजिटेटेड इलाके में ज्यादा होती है। एंड इट ऑल्सो सिक्वेस्टर द कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये सब जो ट्री है ऑब्जॉर्व करेगा, इन एडिशन टू द नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी मिल सकेंगे। तो क्या क्या बेनिफिट हो गया इस इनिशिएटिव का, तो ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज हो सकेंगे, सॉइल इरोजन आपका कंटेन हो सकेगा, एज वेल एज जो कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होती जा रही है बाय वेरियस सोर्सेज, उनको कर्टेल करने में भी मदद मिलेंगे। अलोंग विद द फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी प्राप्त हो सकेगा। एंड जो डीपीआर है ये आपको याद रखना है, डीपीआर स्टैंड फॉर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसको फंड किया गया है नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। और इसको प्रिपेयर किसने किया है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन विच हेडक्वार्टर्स एट देहरादून। तो याद रखना यहाँ पर नीति आयोग का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। एंड आपको अच्छे से याद रखनी है डीपीआर के बारे में, फंडेड बाय होम एंड प्रिपेयर्ड बाय होम। तो फ्रेंड्स ये हमने सेकंड आर्टिकल डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। लोकसभा वाज इन्फॉर्म रिगार्डिंग स्टेप्स टेकन टू इम्प्लीमेंट आईसीएपी, यानी कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। ये बेसिकली 2-3 साल पहले ये कंसेप्ट आया था, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। तो सर्टेन इंफॉर्मेशन इसके बारे में, इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में लोकसभा को बताया गया है कि क्या स्टेप ली गई हैं टू इम्प्लीमेंट आईसीएपी। अब ये सब कंसेप्ट क्यों लाई जा रही है, ये सब कंसेप्ट इसलिए लाई जा रही है बिकॉज क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन चुकी है और ग्लोबल वार्मिंग भी एक रियलिटी बन चुकी है, और इसके कारण जो टेम्परेचर है बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग जो वेरियस कूलिंग डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी, फ्रीज, है ना, ये सब भले ही हमको शॉर्ट टाइम के लिए ठंडक पहुंचा दे या फिर हमारे जो टेम्परेचर है हाउस लेवल की उसको कम करे, लेकिन अल्टीमेटली ये सारे जो है इको फ्रेंडली तो है नहीं, सस्टेनेबल है नहीं, बिकॉज ये भी अल्टीमेटली हीट रिलीज करती है, ठीक है। तो ये सब भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग है। इसलिए कंसेप्ट लाया गया था कूलिंग एक्शन प्लान का, ठीक है, कि भाई साहब कोई ऐसी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी लेकर आओ कि गर्मी के दिन में गर्मी ना लगे, यानी कि जो हीट है वो अंदर पेनिट्रेट ना करे, ठंडे के दिन में जो हीट है वो बाहर पेनिट्रेट ना करे। तो इस प्रकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा अंडर द इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, ठीक है। बिकॉज ये सब जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सब हैं, है ना,
एनर्जी अप्लायंसेस सब है वो सब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो है नहीं, वो भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे? तो आपको पता है कि टेम्परेचर एंड हीट रिलीज करते हैं ये सब, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो सिलेबस हमने डिस्कस नहीं किया, सिलेबस में भी आपका यही होगा, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, ये सब ही आएंगी इसमें। तो देख सकते हो जो कंसेप्ट है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान की, ये 2019 में लॉन्च की गई थी। जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसे लॉन्च किया होगा। एंड ये जो ICAP है ये बेसिकली 20 ईयर्स का पर्सपेक्टिव प्लान प्रोवाइड करता है एंड साथ ही साथ सर्टेन एक्शंस क्या लिए जाएंगे टू प्रोवाइड एक्सेस टू सस्टेनेबल कूलिंग, उन एक्शंस को ये आउटलाइन करता है। सस्टेनेबल कूलिंग काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। कूलिंग तो हम सुनते हैं, कूलिंग तो भाई साहब AC फ्री सब दे देगा, लेकिन सस्टेनेबल कूलिंग मतलब क्या हुआ कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो एंड जो आगे भी फ्यूचर में यूज हो सके, है ना, सस्टेनेबल तरीके से। एंड अगर हम बात करें ICAP के बारे में यानी कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, तो देख सकते हैं इसके अंतर्गत क्या सर्टेन टारगेट्स है। रिड्यूसिंग द कूलिंग डिमांड अक्रॉस सेक्टर, तो जो वेरियस सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है एंड अदर सेक्टर्स, वहां पर जो कूलिंग डिमांड है उसको 20 से 25% तक कम करने हैं बाय 2037-38। एंड फिर देख सकते हो जो रेफ्रिजरेट डिमांड है उसको 25 से 30% तक कम करने बाय 2037-38, ठीक है। एंड जो कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट है, AC, रेफ्रिजरेटर्स, ये सब आपके कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके रिक्वायरमेंट को कम करना है बाय 25% to 40% बाय 2037-38। एंड साथ ही साथ टू रिकॉग्नाइज कूलिंग एंड रिलेटेड एरियाज एज ए थ्रस्ट एरियाज ऑफ रिसर्च अंडर द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। एंड इसके अंतर्गत एक और कंपोनेंट है कि लगभग 1 लाख सर्विसिंग सेक्टर टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग दी जाएगी, सर्टिफिकेशन दी जाएंगी बाय 2022-2023, सिनर्जाइजिंग विद द स्किल इंडिया मिशन, है ना। एंड अब बात करते हैं स्टेप्स क्या ली गई हैं टू इम्प्लीमेंट द थीमेटिक एरियाज ऑफ ICAP। तो पहली बात तो वी हैव द एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, मैंने आपको बताया बेसिकली इको फ्रेंडली बिल्डिंग की बात करें तो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है फॉर ऑल लार्ज कॉमर्शियल मतलब विच इज नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, ठीक है। तो इनके लिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड लाई गई है, एज वेल एज इको निवास संहिता फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अच्छे से याद रखना, इको निवास संहिता बेसिकली रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए है एंड जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है ये आपके कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट टू प्रमोट इंडिजीनियस डेवलपमेंट ऑफ लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रेफ्रिजरेंट्स, है ना। तो वैसे रेफ्रिजरेंट्स का डेवलपमेंट हो जो लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखता हो, है ना। तो उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिसर्च प्रोजेक्ट को भी फंड किया था। एंड नेक्स्ट इज योर स्टडी अंडरटेकन की जा रही है फॉर डेवलपिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट। फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट यानी कि वो जो आग पकड़ लेती है उनको हम कहते हैं फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कैसे डेवलप किया जाए फॉर फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट्स इन द रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सेक्टर, तो उसके लिए भी आपका स्टडी अंडरटेक की जा रही है। एंड अप स्किलिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ 43,450 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सर्विस टेक्नीशियंस अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ये सब कुछ बातें हैं, ठीक है। ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इको जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है, इको निवास संहिता है, ये सब बेसिकली बिल्डिंग सेक्टर में किस प्रकार से आपका इको फ्रेंडली बिल्डिंग तैयार किया जाए उनसे रिलेटेड गाइडलाइंस है ये, ठीक है। एंड ये जरूर याद रखना है कुछ टारगेट्स, हालांकि अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया प्रीलिम्स में ICAP के बारे में, क्योंकि ये कंसेप्ट 2019 में ही आई थी, लेकिन 2021 में तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो अगर न्यूज में आई है तो बस थोड़ा सा याद रखना है आपको कि किसने प्रिपेयर किया था, और सर्टेन 1-2 डाटा आप याद रख लो टारगेट वाली, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ISRO सक्सेसफुली कंडक्ट ग्राउंड टेस्ट ऑफ सॉलिड बूस्टर स्टेज
फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपको ही पता है इसरो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने की पूरी जोर शोर में लगा हुआ है। एंड इसका एक बेनिफिट भी है, बहुत सारे बेनिफिट है वैसे, क्योंकि इसरो इज नोन फॉर चीप सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम। तो जो आपका SSLV है वो हमारे कमर्शियल ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करवाएगा, ठीक है। तो अगर हम डिटेल से डिस्कस करें इस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, तो सबसे पहली बात तो हम सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में आप देख लो, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये जो आपका टेस्टिंग कंडक्ट की गई वो कहाँ पर कंडक्ट की गई? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा में लोकेटेड है। और श्रीहरिकोटा आपको अच्छे से याद रखनी है, आंध्र प्रदेश में। आप हमें बताओ इसरो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? अगर नहीं ध्यान में है तो एक बार जरूर आप इसे सर्च करो, ठीक है, क्योंकि इसरो बार बार न्यूज में रहती है तो हो सकता है मिनिस्ट्री भी पूछ ली जाए। तो ये जो आपका सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है सॉलिड बूस्टर स्टेज का SSLV वाला, ये कहीं ना कहीं एक इंडियन साइंटिस्ट के बीच एक सिग्निफिकेंट कॉन्फिडेंस रिप्रेजेंट करता है कि अब जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं वो प्रोसीड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं फर्स्ट डेवलपमेंटल फ्लाइट की दिशा में SSLV लॉन्च व्हीकल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। एंड आपको पता होगा कि जो इसरो है वो यूजुअली किसी भी लॉन्च व्हीकल को ऑपरेशनल तभी डिक्लेयर करता है जब वो 2 सक्सेसफुल डेवलपमेंटल फ्लाइट्स कंडक्ट कर ले, ठीक है। तो फर्स्ट डेवलपमेंटल फ्लाइट SSLV का तो सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है, एक और हो सकता है आने वाले समय में इसका किया जाएगा, और वो अगर सफल हो जाता है तो फिर उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा इस लॉन्च व्हीकल को। तो अगर हम बात करें SSLV की, यानी कि आपका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो आपको अच्छे से याद रखने, यहाँ पर आपको गलती करवा जा सकता है। तो ये 3 स्टेज ऑल सॉलिड व्हीकल है, और इसकी जो कैपेबिलिटी है आपका 500 kg ऑफ सैटेलाइट को 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा सकता है, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? 5 kg 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो 500 kg तक के सैटेलाइट को 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में ये पहुंचाने की क्षमता रखता है। और दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि इसको जो बनाया गया है बेसिकली जो इमर्जिंग मार्केट है जो विश्व भर में डेवलप हो रही है लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स को लेकर, क्योंकि बहुत सारे देश जो है स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, तो इसरो एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन सकता है इन कस्टमर नेशंस के लिए, कि ये जो कस्टमर नेशन है वो इसरो की तरफ आकर्षित हो सकते हैं कि भाई साहब मेरा भी सैटेलाइट लॉन्च कर दो, बिकॉज इसरो काफ़ी सस्ते में आपका जो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। That's why it aims to cater to the emerging market for the launch of small satellites into the low Earth orbit, and it is the smallest vehicle at 110 ton mass जो आपका इसरो ने बनाया है। एंड एडवांटेज आप देख सकते हो, रिड्यूस्ड टर्न अराउंड टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम जो है कम हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि जो PSLV है उसको असेंबल करने में 70 दिन लगते थे, अभी अगर SSLV डेवलप हो जाती है तो इसको असेंबल करने में 72 घंटे ही लगेंगे। तो आराम से तुरंत कोई मिशन की कॉन्ट्रैक्ट आई और उसे लॉन्च किया जा सकता है बहुत ही कम समय में, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, लगभग आप देख सकते हो 30 करोड़ का कॉस्ट आएगा। एंड लेसर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, लेसर मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इट कैन बी असेंबल्ड बाय अ टीम ऑफ 6 एक्सपर्ट्स विद इन 7 days। एंड देख सकते हो अनलाइक PSLV एंड GSLV, इसको अच्छे से याद रखना है, अनलाइक PSLV एंड GSLV जो SSLV है इसको असेंबल किए जा सकते हैं वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी, ठीक है। एंड इट कैन अकोमोडेट मल्टीपल सैटेलाइट्स, चाहे वो नैनो सैटेलाइट हो, माइक्रो सैटेलाइट हो, स्मॉल सैटेलाइट हो, वो सब एक ही लॉन्च व्हीकल में फिट हो सकते हैं इनटू द SSLV, ठीक है। एंड अगर हम बात करें न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये PSU है विच कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और ये सोल नोडल एजेंसी होगा
which will be responsible for providing end-to-end SSLV launch vehicle services for customers satellite from contractual, technical, programmatic launch campaign. तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये बेसिकली SSLV लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड करेगा टू द कस्टमर नेशंस। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड। लेट्स मूव टू द लास्ट आर्टिकल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन्स डायरेक्शन 2022। तो ये जो आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन डायरेक्शन 2022 क्या बातें करता है उसको हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहली बात हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस में आप देख सकते हो कहाँ गया भाई सब सिलेबस। तो यस, द सिलेबस इज हियर। इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो माइक्रो फाइनेंस को ही समझ लो। माइक्रो फाइनेंस नाम से ही पता चल रहा है ना, कि ये आपका फाइनेंशियल सर्विसेज है जिसके तहत स्मॉल लोन्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। किसे? पुअर एंड लो इनकम हाउस होल्ड को। भाई साहब स्मॉल लोन्स तो पुअर एंड लो इनकम हाउस होल्ड को ही प्रोवाइड की जाती है जनरली। ठीक है, एंड ये एक टूल है जिसकी मदद से फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट होगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या है कि भाई साहब अगर किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत पड़े तो ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोन ले सके। ठीक है, उनका खाता हो और जरूरत के समय वो लोन सब ले सके, तो ये सब हो जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस याद रखना है, इसका वन ऑफ द वे इज टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। एंड ये भी जरूर याद रखनी है, एज पर द करंट डायरेक्शंस ऑफ द आरबीआई ऑल कोलेटरल फ्री लोन्स, जो भी कोलेटरल फ्री लोन दिए जाते हैं प्रोवाइडेड टू द हाउस होल्ड हैविंग द एनुअल इनकम अप टू 3 लाख रुपीज, उनको माइक्रो फाइनेंस लोन कहा जाएगा। इसको अच्छे से याद रखना है इस डेफिनेशन को। ठीक है, तो कोई भी कोलेटरल फ्री लोन दी गई है टू द हाउस होल्ड हैविंग द एनुअल इनकम अप टू 3 लाख रुपीज शैल बी कंसिडर एज माइक्रो फाइनेंस लोन्स। ठीक है, नहीं 3 लाख नहीं है, 30 लाख, हाँ 3 लाख नहीं है ये, आई थिंक कि हाँ 3 लाख ही है। ठीक है, हमको लगा 30 लाख है, तो 3 लाख है। अब बात करते हैं इस फ्रेमवर्क की। तो ये जो डायरेक्शन है ये याद रखना है, इश्यू की गई थी अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। और ये जो गाइडलाइंस है ये एप्लीकेबल होंगे टू द रेगुलेटेड एंटिटीज। एंड रेगुलेटेड एंटिटीज में कौन कौन आ जा रहे हैं याद रखनी है, कॉमर्शियल बैंक्स, सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक इस गाइडलाइंस के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। ठीक है, पेमेंट बैंक बेसिकली आपको ही पता है कि ये लोन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। आपको पता होगा पेमेंट बैंक जो है लोन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, ना कोई क्रेडिट कार्ड देते हैं। तो जब ये लोन सर्विसेज ही नहीं प्रोवाइड करते तो ये फिर आपका इसके डायरेक्शन में या गाइडलाइंस में क्यों आएंगे। ठीक है, एंड दूसरा है आपका ऑल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सब भी कवर होंगे। एंड ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये भी कवर होंगे। की हाईलाइट क्या है तो देख सकते हो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होंगी उनको आज़ादी दी गई है कि वो इंटरेस्ट रेट सेट कर सकते हैं अपने से, बट ये जो रेट सेट की जाएंगी शुड नॉट बी अनरीजनेबली हाई। एंड दूसरा जो आपका की हाईलाइट है देख सकते हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन्स फॉर एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, वो आपका रिवाइज करके कितना परसेंट कर दिया गया है, 75% ऑफ द टोटल एसेट। तो जो टोटल एसेट है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी का, उसका 75% आपका लोन में जाना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर ईच regulated entities has to put in place a broad approved policy regarding the pricing of microfinance loan। तो एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी रखना होगा रेगुलेटेड एंटिटीज को रिगार्डिंग द माइक्रो फाइनेंस लोन्स प्राइसिंग। एंड जो इंटरेस्ट रेट है, अदर चार्जेस या फीस है माइक्रो फाइनेंस लोन पर जो लेते हैं एनबीएफसी, वो सब बेसिकली सुपरवाइजरी स्क्रूटिनी में रहेगा। किसके सुपरवाइजरी स्क्रूटिनी में? आरबीआई के सुपरवाइजरी स्क्रूटिनी में, ये याद रखनी है। एंड नो प्री पेमेंट पेनल्टी ऑन माइक्रो फाइनेंस लोन्स। लेकिन हाँ ये बात है कि अगर डिलेड पेमेंट अगर होता है तो भाई साहब
जो ओवर ड्यू अमाउंट है उसी पर पेनल्टी लगेगी, नॉट ऑन द इंटायर लोन अमाउंट। यानी कि लेट्स से कि जो भी लोन ली गई और हमें एक टाइम पीरियड में 50 रुपये पे करनी थी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि 100 रुपये पे आपका पेनल्टी लगेगा, ओवर ड्यू अमाउंट पर ही पेनल्टी लगेगा, यानी कि 50 रुपये पर ही पेनल्टी लगेगा। तो ये सब बातें। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया ऑल दीज 5 आर्टिकल्स इन डिटेल। होप यू अंडरस्टूड इट क्लियरली। एंड अगर आपको अच्छी लग रही है आर्टिकल, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।